मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हमने शब्द विचार कल टॉपिक पढ़ा था। उसमें शब्द किसे कहते हैं और शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। पहला था तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज, विदेशी और एक संकर शब्द के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इसके आगे टॉपिक लेके आए हैं, तो हमें पढ़ना है व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के कितने भेद होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के जो है भेद पढ़ने हैं। तो रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। तो पहला होता है रूढ़, सेकेंड यौगिक और थर्ड योग रूढ़। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो रूढ़ शब्द क्या होता है कि हम देखते हैं कि कई बार हम जो है चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं वो क्या हो गई, रूढ़ हो गई। हम कई बार कहते हैं कोई ऐसी परंपरा सभ्यता के बारे में आ जाता है जिसको हम मानते हैं कि वो परंपरा जो है रूढ़ हो गई। तो रूढ़ का मतलब क्या है? यहाँ प्राचीन से मतलब है। रूढ़ का मतलब क्या है? पुरानी या प्राचीन, यानी प्राचीन हो गई, यानी पुराने जो शब्द हैं उनको हम कहेंगे रूढ़। जैसे हम माने वे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के जो नाम हैं वो कई वर्षों तक इसी प्रकार से लिए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जैसे कोई शब्द है, किसी के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं और कई वर्षों से वही शब्द हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पेड़ है, अब पेड़ को हम कई वर्षों से पेड़ को पेड़ ही बोल रहे हैं, यानी ये पुराना एक शब्द हो गया, आज भी इसको पेड़ ही बोला जाता है। तो ये क्या है? एक रूढ़ शब्द है। तो अगर हम देखें इसकी परिभाषाओं के बारे में जाने थोड़ा सा, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ न निकलता हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी उनका खंड करने पर, उनको अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वो क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। अगर हम इनके बारे में चर्चा करें कि उनका जो निर्माण है, रूढ़ शब्दों का जो निर्माण है, उनके जो है स्रोत हैं, उनके बारे में आज तक हमें पता नहीं है कि ये जो है इनका स्रोत क्या है, ये कैसे बने हैं, रूढ़ शब्द कैसे बने, इनके बारे में पता नहीं है। तो ये जो पुराने जो शब्द हैं तो एक विशिष्ट अर्थ दे देते हैं, जब जिनको धीरे धीरे हमने नाम से बोलने लगे और ये इनके अपने आप में एक विशिष्ट उनका अर्थ हो गया, वो क्या है? रूढ़ शब्द है। तो अखंड जो है, इनको उदाहरण के तौर पे समझते हम, तो अलग अलग नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते। यानी पेड़ जो लिखा हुआ है, अगर इसका हम जो है अलग अलग करें तो क्या है? पे धन ड़। तो अगर इसका हम देखें तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग अर्थ नहीं निकलता, इन दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है। इसका मतलब ये क्या है? रूढ़ है। हमने ये पढ़ा कि इन शब्दों के खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो क्या है? रूढ़ शब्द है। अब रूढ़ शब्द में भी हम ले कि इनका जो है अलग अलग अर्थ नहीं है, लेकिन जो पेड़ है एक विशिष्ट अर्थ दे रहा है। पेड़ क्या है? एक विशिष्ट अर्थ दे रहा है और एक ही अर्थ दे रहा है। तो पेड़ क्या है? एक विशिष्ट अर्थ है और एक अर्थ दे रहा है, ये रूढ़ शब्द हो गए। जैसे मैंने लिखा पेड़, अब पेड़ है तो हम इसको अलग अलग करें तो पई प्लस पई धन रै, और ये अगर जो है इनका उनका कोई अर्थ नहीं निकलता तो ये क्या है? रूढ़ शब्द है। और अगर माने कि ऐसे कई निरर्थक भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन हमें मानना कौन सा है? हमने शब्द में पढ़ा था, शब्द क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। शब्द क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो सार्थक शब्द हमें लेने, तो पेड़ हो गया। इसी तरह मान लो घोड़ा है, गाय है, काला है। तो इस प्रकार के कई जो शब्द हैं जिनको अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्दों में आते हैं। फिर आता है हमारे पास यौगिक शब्द। यौगिक का शब्द का मतलब है जोड़कर। यौगिक का मतलब है जोड़कर। अगर जो है किसी शब्दों को आपस में हम जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? यौगिक बन जाते हैं। यानी जोड़ कर जो शब्द बनाए जाते हैं, यानी शब्द
मैंने लिखा शब्द धन शब्द, और इससे एक जो है शब्द बनता है, एक जो नया शब्द उत्पन्न होता है। तो हमने एक शब्द, इसमें दूसरा शब्द जोड़ा, और इससे जो दूसरा जो शब्द बनेगा यहाँ क्या बनेगा, यौगिक शब्द बन जाएगा, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द बनेगा यहाँ, तो देखो इसकी परिभाषा, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने, यानी आपस में उनका क्या हुआ हो, मेल हुआ हो, आपस में वो जुड़े हुए हों, और तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सके। खंड का मतलब अलग अलग, जिनको सार्थक किया जा सके, यानी उनका खंड करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे, तो उनका भी क्या होगा, अर्थ निकलेगा। और अर्थ निकलने के साथ ही ये जब एक शब्द बन जाता है, एक शब्द में उनका जो है उस मूल शब्द से संबंधित ही कोई उसका अर्थ निकलता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें इनको, तो उदाहरण है पीताम्बर ले लिया, सॉरी जैसे मैंने इनका अर्थ ले लिया घोड़ा गाड़ी, एक शब्द ले लिया मैंने घोड़ा गाड़ी। अब घोड़ा गाड़ी जो शब्द है, अगर इसको हम अलग अलग करें तो अलग अलग करने पर जो है क्या है, घोड़ा अलग हो गया और एक गाड़ी जो शब्द है वो अलग हो गया। अब दोनों का क्या है, अर्थ निकल रहा है, दोनों का अलग अलग अर्थ है, घोड़ा का अलग अर्थ है, गाड़ी का अलग अर्थ है, लेकिन इन दोनों को हमने मिलाकर एक घोड़ा गाड़ी शब्द बना दिया। तो ये क्या है, यौगिक शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमने लिया विद्यालय है, अब विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय विद्यालय बन गया, विद्या प्लस आलय क्या बन गया, विद्यालय बन गया। जैसे डाक घर लिखा मैंने, डाक घर, अब डाक घर लिखा तो डाक प्लस घर, ये भी एक अलग जो है शब्द बन गया। तो इन दोनों शब्दों से, डाक का अलग है अर्थ, घर का अलग है, दोनों से मिलकर क्या बन गया, यौगिक शब्द। रसोई घर है, पाठशाला है, तो ये जो शब्द हैं, अगर हम इनमें देखें कि जो हमारे पास ये शब्द आए हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास संधि होती है, हमने संधि पढ़ते हैं, जब संधि भी करते हैं तो जो संधि और जो समास है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे जो भी शब्द बनते हैं, इन चारों से जो भी शब्द बनते हैं वो किस में आते हैं, यौगिक शब्दों में आते हैं। क्योंकि जो है संधि में हम क्या करते हैं, आपस में जो है वर्णों को मिलाते हैं, समास में शब्दों को मिलाते हैं, उपसर्ग में उपसर्ग मिलाकर शब्द में उपसर्ग मिलाते हैं, प्रत्यय में जो है शब्द में प्रत्यय मिलाते हैं, तो ये शब्द मिलकर ही बनते हैं। तो इनका अलग अलग अर्थ अलग अलग अर्थ होता है, और फिर एक उनको एक शब्द बनाकर उनका अलग अर्थ निकलता है, तो ये क्या हो जाते हैं, यौगिक शब्दों में आते हैं। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये यौगिक शब्द होते हैं। अब आते हैं हम योगरूढ़ शब्द पर। तो योगरूढ़ जो है क्या है, दो शब्द है इसमें। योगरूढ़ में क्या है, एक तो योग प्लस रूढ़, यानी यौगिक शब्द होने, और एक तो यौगिक शब्द होगा, एक रूढ़ शब्द के अनुसार हम लेते हैं, यानी योग और यौगिक और योगरूढ़, तो इन दोनों का क्या होगा, मेल होता है इन दोनों के अनुसार, यानी ऐसे शब्द जो योगी की परिभाषा में भी शामिल हो और रूढ़ में परिभाषा में भी शामिल हो, ऐसे शब्द होते हैं योग रूढ़ में, यानी जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो। तो हमने ये बात हमने इसमें भी पढ़ी कि दो शब्दों से बने हुए हो, दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए हो, किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध न होकर विशेष अर्थों का बोध होता है, यानी एक सामान्य अर्थ का बोध न होकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो हमने इसमें देखा था रूढ़ शब्द में क्या एक विशिष्ट अर्थ आता है। तो ये हमारी बात दोनों इस योगरूढ़ में शब्दों में सामने आती है। अब सामने आती है तो योगरूढ़ जो शब्द है, योग प्लस रूढ़ है, तो योगरूढ़ में हम देखें कि एक जो है अन्य शब्दों से मिलकर बना हो, यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ हो और एक विशेष अर्थ देता हो, वो क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इसको उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उदाहरण मान लो, उदाहरण हम ले पीताम्बर, पीत प्लस अंबर होता है, पीत धन अंबर। अब पीत धन अंबर है तो इसको हम माने कि जो पीताम्बर लिखा हुआ है, तो
तो पीतांबर में जो है क्या है, पीतांबर तो पीत प्लस अंबर। अब पीला है जो अंबर यानी पीले हैं जिसके कपड़े, उसका हम अर्थ निकालते हैं श्री कृष्ण से। क्या निकालते हैं? श्री कृष्ण। अगर हम माने कि बहु जैसे लंबोदर है, लंबोदर है, त्रिनेत्र है, नीलकंठ है। अब इनको अलग अलग करते हैं तो लंब प्लस उदर लंबोदर, त्रि प्लस नेत्र त्रिनेत्र, नील प्लस कंठ नीलकंठ। तो अपने आप में है तो क्या है, ये अलग है, लेकिन विशेष अर्थ है। पीतांबर का मतलब होता है पीले वस्त्र धारण करने वाले। अब पीले वस्त्र धारण करने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन इनका विशेष अर्थ हमने क्या निकाला? श्री कृष्ण। यानी पीतांबर का नाम आते ही हमारे पास सामने आता है इनका आंसर श्री कृष्ण। जैसे दशानन नाम लेते हैं और 10 है जिसके आनंद और 10 है जिसके सिर, तो नाम लेते ही हमारे सामने रावण का जो है अर्थ निकल कर आता है। लंबोदर, लंबोदर का लंबा है जिसका उधर, यानी जिसका पेट लंबा होता है उसको हम लंबोदर बोलते हैं। लेकिन नाम जहाँ प्रकट किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भगवान गणेश जी के लिए लिया गया है। गणेश, त्रिनेत्र, नीलकंठ भगवान शिव के लिए। तो इस प्रकार का जो अर्थ होता है, जैसे हम लें नीरज, नीरज शब्द है तो इसमें तो नीर प्लस जय, तो ये नीर का मतलब क्या होता है? जल। नील का मतलब क्या होता है? नीर का जल है या पानी है, और जय का मतलब होता है उत्पन्न होना। जय का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। तो यानी जो जल में उत्पन्न होने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? नीरज कहलाते हैं। जो जल में उत्पन्न होने वाले हैं वो नीरज कहलाते हैं। अब नीरज जो है विशेष इसका अर्थ देखें तो नीरज जो है, सभी जो जल में उत्पन्न होने वाले पुष्पों को हम नीरज नहीं कहते, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलता है कमल के लिए नीरज का प्रयोग किया जाता है, न कि सभी जो है जल में उत्पन्न होने वाले पुष्पों के लिए नीरज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तो एक बार वापस इनकी रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो वो रूढ़ शब्द होते हैं। जिनका 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ हो और एक सार्थक खंड किया जा सके वो यौगिक शब्द होते हैं। और जो हैं जो अन्य शब्दों से मिलकर, यानी 2 शब्दों से मिलकर बनते हों और उनका एक विशेष अर्थ निकलता हो, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।